गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो हमारा क्लास चल रहा है, तो निमी के क्वेश्चन बैंक से आपको रिवीजन कराया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराया जा रहे हैं। तो आज जो हम आपको टॉपिक हल कराएंगे वो घर्षण है, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि घर्षण का नियम क्या है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प दिया गया कि घर्षण बल संपर्की सतह के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है। पहला विकल्प है कि घर्षण बल संपर्की सतह के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला जो आपका विकल्प है कि घर्षण बल अभिलंब बल, मतलब जो नॉर्मल बल होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा जो विकल्प है कि घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है। और चौथा जो विकल्प है कि घर्षण बल संपर्की सतह के प्रकृति पर आश्रित होता है। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए घर्षण बल होता क्या है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, मतलब एक कोई सतह है, ठीक है। इस पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान कितना है, mkg है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो इसका वेट मतलब भार नीचे की तरफ लगेगा, तो ये भार कितना होगा, mg के बराबर होगा। अब चूंकि ये भार नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये सतह जो है वस्तु को जहाँ पे है वहीं पे रोक दे रहा है। इसका मतलब कि जो सतह है वस्तु पे एक नॉर्मल बल लगा रहा होगा, अभिलंब बल। अगर ये अभिलंब बल नहीं लगाता तो अपने भार के कारण वस्तु क्या होती, नीचे गिर जाती। लेकिन ये वस्तु सतह पर रुकी हुई है, इसका मतलब कि सतह भी वस्तु पर एक नॉर्मल बल लगा रहा है, जिसको n बोलते हैं, जिसको अभिलंब बल बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये वस्तु कोई भी व्यक्ति F फोर्स लगा करके, एक बल लगा करके इधर की तरफ खींचना चाहता है, जिधर को हमने तीर बनाया है उधर की दिशा में खींचना चाहता है। तो क्या ये जो वस्तु रखी हुई है सतह पे आसानी से खींच जाएगी? नहीं, ये वस्तु जो है अपने गति में परिवर्तन का विरोध करेगी, मतलब यहाँ से जाना नहीं चाहेगी। लेकिन ये व्यक्ति बल अगर बढ़ाता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वस्तु इसी दिशा में चलने लगेगी। लेकिन चलने लगेगी तो जब जैसे ही चलेगी वस्तु, एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है जिसको हम F बोलते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, घर्षण बल। तो ध्यान दीजिए कि जो घर्षण बल होता है हमेशा वस्तु की गति के विपरीत लगता है। मतलब वस्तु की गति इस दिशा में है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा, मतलब इस दिशा में लगेगा। और अगर वस्तु को इधर खींचने का प्रयास किया जाता तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप स्वतः इधर की दिशा में हो जाता। तो जो घर्षण बल होता है वो हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। कहने का मतलब ये था, हमने आपको ये समझाया कि जो घर्षण बल है जिस सतह पे रखा हुआ है, अगर एक खुरदुरा ज़्यादा है तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो घर्षण बल है वस्तु के, मतलब जो संपर्की सतह है, मतलब जिस सतह पे रखा गया है उसके प्रकृति पे तो निर्भर करता ही है, आश्रित होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहला हमारा जो विकल्प था कि घर्षण बल संपर्की सतह के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। दूसरा था कि घर्षण बल अभिलंब बल नॉर्मल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए घर्षण बल जो है इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है म्यू इंटू एन, जहाँ पे n क्या है, अभिलंब बल, मतलब जो ये आपका ऊपर वाला बल है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल। तो आप देखिएगा कि घर्षण बल का सूत्र क्या है, म्यू इंटू एन। तो घर्षण बल तो समानुपाती हो रहा है ना अभिलंब बल के, और यहाँ पे क्या लिखा गया कि घर्षण बल अभिलंब बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि आप सूत्र में आप देखेंगे कि घर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर, F को घर्षण बल कहते हैं, F बराबर म्यू इंटू एन। मतलब म्यू जो है घर्षण गुणांक होता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, और एन क्या होता है, अभिलंब बल होता है। तो घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होता है, न कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा विकल्प है कि घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर वस्तु को इस दिशा में खींचने का प्रयास किया जाएगा तो वस्तु की गति इसी दिशा में होगी जिधर खींचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन घर्षण बल तब किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। तो तीसरा भी गलत हो जाए। इसका मतलब कि अगर आपने 4 विकल्प दिए गए हैं और 3 विकल्प गलत हो गया तो चौथा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप सही होगा। तो घर्षण बल संपर्की सतह की प्रकृति पर आश्रित होता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। अगला प्रश्न जो है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं कि वस्तु से किसी कोण पर होता है, वस्तु की गति के विपरीत होता है, और वस्तु की गति के समांतर होता है, वस्तु की गति के लंबवत होता है। तो अगर इस प्रश्न को अगर आप हल करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप एक सतह बनाइए। तो ये मान लिया कि एक कोई सतह है, जैसे टेबल है,
और इस टेबल पे एक कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान क्या था, m था, और m द्रव्यमान है तो वस्तु का भार किधर की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका भार नीचे की तरफ लगेगा। अब चूंकि ये वस्तु जो है टेबल पे रखी हुई है तो टेबल पे रुक जा रही है, क्योंकि इसका भार अगर नीचे की तरफ है तो ये वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन टेबल इसको रोक दे रहा है। इसका मतलब कि टेबल भी इस पर एक बल लगा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब बल बोलते हैं। तो एन बल ऊपर की तरफ, नॉर्मल बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर इस वस्तु को कोई भी व्यक्ति इस दिशा में एक फोर्स लगा करके, बल लगा कर खींचने का प्रयास करेगा तो ये वस्तु यहाँ से जाना नहीं चाहेगी, लेकिन वस्तु जैसे ही व्यक्ति बल बढ़ा करके इसको खींचना ही चाहेगा तो एक घर्षण बल लग जाएगा पीछे की तरफ, जिसको एफ बोलते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो घर्षण बल होता है वो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में हमेशा लगता है। अगर यही व्यक्ति इसी वस्तु को इसी सतह पे इधर खींचने का प्रयास करता तो घर्षण बल की दिशा किधर हो जाती, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ हो जाती। तो घर्षण बल का हमेशा स्वभाव ही कैसा होता है कि वस्तु की गति के विपरीत होता है, मतलब कि वस्तु को गति नहीं करने देना चाहता है। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, वस्तु से किसी कोण पर होता है, वस्तु की गति के विपरीत, वस्तु की गति के समांतर। गति के समांतर क्या है, वस्तु की गति इधर ही है और घर्षण बल भी इधर ही लग रहा है, तो ये समांतर कहलाता है। अब वस्तु की गति के लंबवत क्या मतलब, वस्तु की गति इधर है और घर्षण बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो घर्षण बल तो आप देख ही रहे हैं चित्र में कि ऊपर की तरफ नहीं लग रहा, तो ये गलत हो गया। और वस्तु की गति के समांतर भी नहीं लग रहा है, अगर इधर की तरफ खींच रहे हैं तो इधर की तरफ तो घर्षण लगता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब वस्तु से किसी कोण पर, जैसे वस्तु है तो किसी कोण पर तो घर्षण है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो बच क्या गया, वस्तु की गति के विपरीत। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि वस्तु की गति के विपरीत जो है घर्षण बल कार्य करता है। अब अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो ये है कि कौन सा अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन सा बल अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपने ये देखा कि हमने आपको घर्षण बल, तीसरा प्रश्न देखिएगा कि कौन सा बल अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला दिखा गया है कि खिंचाव बल, दूसरा धक्का बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा अनुप्रयुक्त बल। तो अगर फिर हम एक सतह बनाते हैं और इस सतह पे एक द्रव्यमान की वस्तु को मान लेते हैं कि ये रखी हुई है m द्रव्यमान की वस्तु, तो इसका भार नीचे की तरफ mg लगेगा, और अगर ये सतह पे रखी हुई है तो एक नॉर्मल बल भी लगेगा n, और अगर इस दर की तरफ कोई व्यक्ति इसको बल लगाकर गति कराना चाहे तो घर्षण बल तुरंत किधर लग जाएगा, पीछे की तरफ। और ये जो घर्षण बल होगा F, ये किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के बराबर। तो आपने देखा ये कि जो घर्षण बल F है घर्षण गुणांक और किसके, अभिलंब बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि घर्षण कौन सा बल अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये अभिलंब बल है n और ये क्या है, घर्षण बल है। तो दोनों क्या है, समानुपाती हैं, अर्थात अगर अभिलंब बल ज़्यादा होगा तो घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। तो आपने ये देखा कि कौन सा बल अभिलंब बल के अनुक्रमानुपाती है, तो आप बोलेंगे घर्षण बल। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चौथा आपका प्रश्न है कि घर्षण बल निर्भर करता है, चौथा जो प्रश्न है कि घर्षण बल निर्भर करता है किन चीज़ों पे, धातु के प्रकार पर निर्भर करता है, संपर्क सतह पर निर्भर करता है, संपर्क धातु के मात्रा के आधार पर निर्भर करता है, धातु के गुण पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो संपर्कीय सतह पर निर्भर करता है, कि मतलब सतह कैसी है। सतह अगर खुरदुरी है उस पर डिपेंड करेगा, जिसको हम घर्षण गुणांक बोलते हैं। घर्षण गुणांक यही बताता है कि कोई भी सतह कितनी खुरदुरी है या कितनी चिकनी है। तो घर्षण बल कहाँ पे निर्भर करता है, संपर्कीय सतह पे, क्योंकि घर्षण बल F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन, मतलब अभिलंब बल के तो समानुपाती होता ही है और घर्षण गुणांक के भी समानुपाती होता है। तो घर्षण गुणांक क्या बताता है, किसी भी सतह के चिकनेपन या खुरदरेपन को। F म्यू का मान जितना ज़्यादा होगा 1 के करीब वो उतनी ही खुरदरी होगी, और म्यू का मान जितना 0 के करीब होगा वो वस्तु उतनी ही चिकनी होगी, और चिकनी होगी तो उस पर घर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा, और खुरदरी होगी तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि घर्षण बल निर्भर करता है कहाँ पे, संपर्क का सतह पे निर्भर करता है। अब जो हमारा अगला बल है, अगला जो हमारा पॉइंट है, मतलब जो अगला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव घर्षण बल से, ये देखिएगा घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि पहला जो चौथा प्रश्न है कि घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो पहला बल और क्षेत्रफल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, दूसरा घर्षण बल और अभिलंब बल के अनुपात में, तीसरा अभिलंब बल और वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात में, और चौथा भार और अभिलंब बल के अनुपात में। तो एक बात आप देख लीजिए, फिर हम आपको फिगर की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आएगा। कि आप देखिएगा कि एक सतह है
और इस सतह का घर्षण गुणांक कुछ होगा, मान लीजिए कि घर्षण गुणांक क्या है, म्यू है, और म्यू क्या बता रहा है कि सतह कैसी है। तो वस्तु पे जो द्रव्यमान रखा गया है m, तो इसके कारण वस्तु का भार नीचे की तरफ लगेगा, और अगर ये भार को सपोर्ट कर रहा है, मतलब भार को रोके हुए है सतह, तो इसका मतलब कि सतह से भी एक रिएक्शन फोर्स, मतलब एक नॉर्मल बल लग रहा है, वो n के बराबर है, और n किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और अगर इसको इधर की तरफ गति कराने का प्रयास किया जाए तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लग जाएगा। तो घर्षण बल का जो सूत्र होता है F बराबर म्यू इंटू एन के बराबर होता है। अब पूछा क्या गया कि घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F बटे में n। इसका मतलब कि क्या हो गया कि म्यू जो है घर्षण बल और अभिलंब बल, तो ये क्या है, घर्षण बल और अभिलंब बल का अनुपात है। तो इसका मतलब कि जो घर्षण गुणांक है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, घर्षण बल और अभिलंब बल के अनुपात में। तो ये चीज़ देखिए कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, बी विकल्प सही हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या हो गया कि घर्षण बल जो है, मतलब घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिलंब बल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है। तो देखिएगा हम आपको बार बार पढ़ाते आ रहे हैं घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है। तो हमने लिखा क्या है कि घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है, तो पहला विकल्प है म्यू बराबर एफ इंटू डब्ल्यू, मतलब फोर्स जो घर्षण बल है और ये भार के बराबर है, और दूसरा विकल्प है म्यू बराबर डब्ल्यू बटे एफ, मतलब जो भार और घर्षण बल। तो देखिएगा जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है ये म्यू इंटू एन, ये सूत्र होता है, और एन किसके बराबर होता है, भार के ही बराबर तो होता है, क्योंकि अगर ये सतह है और इस पर कोई एक वस्तु रखी हुई है एम द्रव्यमान की, और मान लीजिए इस सतह का घर्षण गुणांक म्यू है, ठीक है, और इधर की तरफ इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इस वस्तु का भार नीचे mg की तरफ लगेगा, और अगर ये जो वस्तु का भार इस सतह पे रुका हुआ है तो इसका मतलब कि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो चूंकि न तो ऊपर गति हो रही है न तो नीचे गति हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg के, और mg को क्या बोलते हैं, w बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, भार के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स का देखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक बराबर क्या हो गया, एफ बटे में डब्ल्यू, मतलब कि घर्षण बल बटे में भार। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे में डब्ल्यू। तो कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, चौथा विकल्प। इसमें देखिएगा ध्यान से कि चौथा विकल्प, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो म्यू बराबर क्या हो गया, एफ बटे में डब्ल्यू, मतलब घर्षण बल बटे में भार, और ये कौन से विकल्प में है, आपके चौथे विकल्प में है, घर्षण बल बटे में भार। चौथा विकल्प सही होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो है कि घर्षण गुणांक का चिन्ह क्या होता है। तो देखिएगा कि घर्षण गुणांक, तो हमने अभी आपको कई बार पढ़ाया है घर्षण गुणांक का चिन्ह क्या, इसमें आपको अल्फा लिखा है, दूसरा म्यू लिखा है, तीसरा बीटा लिखा है, चौथा गामा लिखा है। तो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, जो क्लासेस को ध्यान दिया होगा, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ITI के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के। तो ये आपका घर्षण गुणांक कहलाता है, ये जो है ये घर्षण गुणांक कहलाता है। और घर्षण गुणांक क्या बताता है, किसी भी सतह की प्रकृति की, वो सतह कितना खुरदुरा है या कितना चिकना है। क्योंकि अगर कोई वस्तु गति कर रही है किसी सतह पे, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल जो है नेशनल हाईवे पे चल रही है, तो सतह क्या हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। अब अगर नेशनल हाईवे का सतह जो चिकना है तो इसका मतलब घर्षण कम लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया, खुरदुरा हो गया, रफ हो गया, तो वहाँ पे घर्षण क्या है, ज़्यादा है। तो घर्षण गुणांक का जो चिन्ह होता है वो म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सातवां प्रश्न है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी हैं तो कौन सा घर्षण बल कार्य करता है। तो देखिएगा, इसको मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अब मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ कि ये आप कोई वस्तु है और ये किसी सतह पे रखी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि म्यू का मान जो है, घर्षण गुणांक जो है म्यू 10.6 है, ठीक, मतलब कि ये जो है 10.6 है घर्षण गुणांक का मान, और ये वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। जी का मान अप्लाई हो जाएगा तो mg, इसका नॉर्मल फोर्स भी कितना हो जाएगा, n का मतलब 50 kg हो जाएगा। तो अगर इसको इधर बल लगाया जाए, 2 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो क्या ये वस्तु चलेगी। तो देखिएगा,
सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसका सूत्र क्या है, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू कितना है 10.6 अगुड़े 50 कर देंगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 का 30 न्यूटन। इसका मतलब अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है, 30 न्यूटन। इसको बड़े कायदे से समझिएगा। तो घर्षण बल का मान कितना आ गया, 30 न्यूटन। लेकिन एक बात बताइए कि घर्षण का काम क्या होता है, गति को रोकना, गति का विरोध करना। तो अगर कोई भी व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगा करके इस रुकी हुई वस्तु को इधर की तरफ गति कराना चाहे तो घर्षण बल क्या 30 न्यूटन का लग जाएगा। अगर 30 न्यूटन का लग जाएगा तो 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 30 न्यूटन का इधर, तो 30 न्यूटन वाला बल ज़्यादा है ना। और 30 न्यूटन का बल अगर लग जाता तो इसका मतलब घर्षण ही वस्तु को गति कराने लगता है, हमें कोई बल ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 30 न्यूटन के कारण 30 न्यूटन 2 न्यूटन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2 न्यूटन का बल अगर कोई अप्लाई कर रहा है, मतलब लगा रहा है, तो घर्षण बल की अधिकतम सीमा कितनी है, 30 न्यूटन लगने की। मतलब कि जितना कोई बल लगाकर खींच रहा है उतना ही केवल घर्षण लगेगा। इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो घर्षण बल की क्षमता कितनी है, 30 न्यूटन की लगने की। लेकिन घर्षण का काम क्या है, केवल गति को रोकना। तो अभी ये पूरा 30 न्यूटन नहीं लगाएगा, ये केवल 2 न्यूटन का ही लगाएगा, क्योंकि 2 न्यूटन का बल ये इधर लगा रहा है तो घर्षण ने 2 न्यूटन इसके विपरीत में लगा दिया। अब तो मतलब इस पे जो टोटल बल हो गया 0 हो गया, क्योंकि 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर। अब बल सदिश राशि है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इस पर नेट बल कितना हो गया, 0। तो बस में गति ही नहीं होगी। अगर यही व्यक्ति 3 न्यूटन का लगाता तो घर्षण कितना लगा देता, 3 न्यूटन, क्योंकि घर्षण के पास क्षमता कितनी है, 30 न्यूटन की। और अगर यही व्यक्ति 4 न्यूटन लगा देता तो घर्षण अब कितना लगा देता, 4 न्यूटन। अगर यही व्यक्ति 20 न्यूटन का बल लगा देता तो घर्षण कितना लग जाता, 20 न्यूटन। मतलब जितना व्यक्ति लगाएगा उतना ही घर्षण लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि घर्षण केवल रोकने का काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति ने आरोपित बल कितना लगा दिया, 30 न्यूटन, तो घर्षण बल कितना लग गया, 30 न्यूटन। अब जो स्थिति है एकदम बराबर की है, यहाँ पे वस्तु रुका रहेगा, लेकिन व्यक्ति जैसे ही 21 न्यूटन का बल लगाएगा तो घर्षण बल की क्षमता कितनी थी, 30 न्यूटन लगाने की। अब तो इसके पास बल ही नहीं है, तो 30 न्यूटन से बल तो घर्षण ज़्यादा लग ही नहीं सकता है। तो चूंकि अब व्यक्ति ने कितना लगा दिया है, 21 न्यूटन का, और घर्षण कितना लग सकता है, 30 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन ज़्यादा हो गया ना। तो 1 न्यूटन के कारण क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी जिधर की तरफ व्यक्ति खींच रहा है। तो इसका मतलब कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी होती हैं तो कौन सा घर्षण बल कार्य करता है, तो इस स्टैटिक घर्षण बल कार्य करता है। स्टैटिक घर्षण बल किसको बोलते हैं, इसी चीज़ को, कि जैसे 2 न्यूटन का लग रहा है तो ये 2 न्यूटन का लग रहा है, 30, जबकि क्षमता कितनी है, 30 न्यूटन का। घर्षण बल का देखिए, घर्षण बल जो हमने निकाला है सूत्र से वो कितना आया है, 30 न्यूटन आया है। लेकिन व्यक्ति कितना लगा रहा था, शुरुआत में 2 न्यूटन केवल हल्का सा फोर्स लगा रहा था, तो घर्षण की क्षमता तो थी 30 न्यूटन लगाने की। लेकिन जब सामने से केवल 2 ही न्यूटन लग रहा है तो घर्षण अपना पूरा बल क्यों लगाए, ये भी केवल 2 न्यूटन लगा दे रहा है कि बस रुक जाए। अगर ये व्यक्ति 3 न्यूटन लगाता तो ये घर्षण भी 3 न्यूटन लग जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रकृति होती है घर्षण की, ये क्या कहलाता है, स्टैटिक घर्षण। मतलब कि 30 न्यूटन तक घर्षण कितना लग जाता है, 30 न्यूटन, तो ये स्टैटिक घर्षण कहलाता है। लेकिन जैसे ही वस्तु चलने लगती है, मतलब 21 न्यूटन लग गया, तो 21 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु खींच रहा है व्यक्ति, तो उस समय जो है आपका घर्षण बल कितना लगेगा, 30 न्यूटन ही लगेगा। अब तो गति तो हो जाएगी ना, लेकिन घर्षण बल किधर लगेगा हमेशा विपरीत दिशा में। तो जब 31 न्यूटन का बल लगाकर व्यक्ति खींच रहा होगा तो हर समय घर्षण बल कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन का। लेकिन गति किधर की तरफ होगी, जिधर व्यक्ति खींच रहा है, क्योंकि उधर 1 न्यूटन का बल ज़्यादा है, लेकिन घर्षण कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। तो जब वस्तु में गति आ जाती है और उस समय जो घर्षण बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक, मतलब कि गतिक घर्षण बोलते हैं। लेकिन जब वस्तु रुकी हुई है तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टैटिक घर्षण। मतलब जब 2 न्यूटन का लग रहा है तो घर्षण भी 2 न्यूटन, जब 3 न्यूटन का व्यक्ति लगा रहा है तो घर्षण भी 3 न्यूटन, जब व्यक्ति 4 का लगाएगा तो घर्षण अपने आप 4 न्यूटन लग जाएगा, जब व्यक्ति 10 न्यूटन लगाएगा तो घर्षण अपने आप 10 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता 30 तक जाने की है। 30 न्यूटन तक ये जो है अगर कोई बल लगा करके चलाना चाहेगा तो 30 न्यूटन तक ये विरोध कर सकता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें लग रहा है कि ये आपको घर्षण समझ में आ जाएगा।